जो डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा है, मच्छरों के पनपने का खतरा है, वो भी बढ़ जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके के दावे हैं, और जब डेंगू की जो बीमारी है वो शुरू होने वाला जो मौसम है वो शुरू होगा, तो उसके बाद किस तरीके से इस पर कंट्रोल किया जाता है और जो फॉगिंग और तमाम जो चीज़ें हैं उन पर कितना काम किया जा रहा है, उन तमाम चीज़ों की हकीकत सबके सामने होगी। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं सबका स्वागत कर लेता हूं आज की डिबेट में, आज की चर्चा में। हमारे साथ भाजपा से राजेश बिष्ट जी हैं, बहुत स्वागत है बिष्ट जी आपका। और हमारे साथ कांग्रेस से अमरिंदर बिष्ट जी हैं, बहुत स्वागत है बिष्ट जी आपका। हमारे साथ यूकेडी से दीपक रावत जी हैं, बहुत स्वागत रावत जी। और प्रेम पंचोली सर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। शुरुआत राजेश जी आपसे कर लेता हूं। मानसून सीजन चल रहा है और जिस तरीके से अब डेंगू और चिकनगुनिया का जो खतरा है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना सजग आप देखते हैं, और सरकार की क्या तैयारियां हैं, ताकि पिछले साल का जो अनुभव रहा है उससे हम सबक ले रहे हैं इस बार? रवि जी, आज का विषय बहुत ही गंभीर है और जिस प्रकार से सरकार ने, आपने भी अभी उनका बताया हुआ, जो भी उन्होंने अपनी बात रखी उसको आपने भी कवर किया है, उसमें मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि इस बारी सरकार पिछले वर्ष की भांति जो गंभीरता से जो भी 17 जान हमारे इस उत्तराखंड के लोगों की गई थी उसको देखकर बहुत गंभीर है। और इस वर्ष में मान के चलता हूँ कि अप्रैल से ही जैसे सरकार ने तैयारियां करना शुरू कर दी थी, एसओपी जारी कर दी थी और माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स जहाँ जहाँ पे बनाए गए हैं, उससे मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि गंभीरता के साथ जो भी शिकायतें यहाँ पे आएंगी या किसी तरह का भी कहीं पे जल भराव की कहीं पे अगर दिक्कत आएगी तो उसको सरकार जल्द से जल्द दूर करने का काम करेगी। और साथ ही आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी व्यूअर्स से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि समय समय पे, जैसे हफ्ते में कम से कम एक रविवार का दिन हमारे पास होता है जिसमें लगभग सभी क्षेत्रों में छुट्टियां होती हैं, उस दिन हमें भी अपने आसपास में जैसे गमले के पौधे हैं और कहीं पुराने टायर पड़े हैं, कहीं पुराने घड़े पड़े हैं या कोई ऐसे पुरानी सामग्री पड़ी है जहाँ पे पानी जमा होने की संभावना है या कहीं पे निकासी की कमी है, तो उनको भी हमें ज़रूर कहीं ना कहीं साफ सफाई के अपनी इस आदत में लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी अवेयरनेस, हमारी जागरूकता ही हमारा बचाव भी करेगी। और सरकार जिस तरह से अपनी व्यवस्थाओं को देकर लोगों की सुरक्षा कर सकती है उसमें गंभीरता से काम कर रही है। और निश्चित रूप से इस बारी मैं ये समझता हूँ कि ऐसे मामले कम से कम आएंगे और अगर कोई मामले आते भी तो उस पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ उसका बचाव किया जाएगा। ठीक है, कांग्रेस का पक्ष ले लेता हूं। अमरिंदर बिष्ट जी, जिस तरीके के दावे हैं और पिछले वर्ष का जो 17 का, माफ कीजिएगा 23 का जो अनुभव था, उसे किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए रवि भाई, पिछले वर्ष कोरोना माफ़ कीजिएगा डेंगू के सर्वाधिक मामले रिकॉर्ड किए गए हैं जी। और मौतें भी पिछले बार सर्वाधिक हुई है। तो निश्चित तौर पर उनसे हमको सबक लेना होगा, सरकार को सबक लेना होगा, सभी विभागों को सजग रहना होगा। और इसी बात को लेकर के हमारी पार्टी ने कल जो स्वास्थ्य सचिव हैं आर राजेश कुमार जी से मुलाकात की और अपनी तरफ से हम क्या सहयोग उनको दे सकते हैं, क्या हमारी पार्टी की तरफ से क्या सुझाव थे, वो उनको सौंपे। और उसमें हमारे कई वरिष्ठ नेता मिले और हमारा यही कहना था कि पिछले वर्ष जिस तरीके से सरकारी स्तर पर कुछ कमियां रह गई थी, इस बार वो कमियां न रह जाएं, क्योंकि जानों का बहुत नुकसान हुआ था, न केवल देहरादून में बल्कि उत्तराखंड के अलग अलग ज़िलों में भी नुकसान की खबरें आई थी। तो उसको लेकर के क्या जो भी सुझाव थे, चाहे वो ब्लड बैंक को लेकर के था, चाहे वो सफाई को लेकर के था, चाहे वो जागरूकता को लेकर के था, चाहे वो दवाओं को लेकर के था, वो तमाम तरह की तैयारियां कर दिए जाने का अनुरोध हमारी पार्टी ने कल किया। निश्चित तौर पर मैं राजेश भाई की बात से भी सहमत हूं, क्योंकि हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है, निजी तौर पर व्यक्तिगत हम भी अपने आस पड़ोस में, अपने परिवारों में, और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कैसे किस तरह से जो है डेंगू से बचा जा सकता है। जो जागरूकता के जो स्वास्थ्य विभाग या आपके मीडिया के जरिए या अन्य माध्यमों से हम तक जो चीज़ें पहुंचती हैं, उनको हम अपने परिजनों के साथ, अपने आस पड़ोस में भी शेयर कर सकते हैं। और अगर कोई हमारे आसपास भी कोई इस तरीके की गंदगी दिखती है तो उस पर भी हमको काम करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम डेंगू की तैयारियों को लेकर के, चिकनगुनिया को लेकर के जो भी तैयारियां सरकार को करनी है वो हम सब सरकार के साथ हैं। पिछले वर्ष डेंगू के आगे सरकार फेल हो गई थी, हम चाहते हैं कि इस बार ऐसा ना हो। और चूंकि अभी मानसून सीजन शुरू हो गया है और अब इस समय तैयारियों को लगना है, तो
हमारा ये कहना है कि सरकार को या स्वास्थ्य महकमे को और जो भी संबंधित विभाग है उनको लग जाना चाहिए। और ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि इस बार जो है, जो सबसे छोटी सरकार, जो शहर की सरकार होती है, नगर निकाय की सरकार, वो सरकार अस्तित्व में नहीं है। और ज़्यादातर जो मामले रहते हैं वो शहरी क्षेत्रों के मामले आते हैं। तो अभी यहाँ कहीं चूंकि नगर निगमों में मेयर नहीं है और नगर पालिकाओं में नहीं, पार्षद नहीं है, तो इस समय जो है, चाहे वो फॉगिंग का काम हो, चाहे गलियों में देखने का गलियों को साफ सुथरा रखने का काम हो, तो ये चूंकि स्थानीय सरकार नहीं है, तो सरकार की और स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है और आप हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। तो निश्चित तौर पर सबको मिल करके इस तैयारी में लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत हेल्दी डिस्कशन किया। आपने सही कहा कि सबको तैयारी करके जुटना चाहिए। हमारे जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं ये भी बता दूं कि टीवी स्क्रीन पर भी डेंगू चिकनगुनिया से कैसे बचा जा सकता है, उसके पूरे तौर तरीके और हम आपको दिखा रहे हैं। अब मैं जाता हूँ दीपक रावत जी के पास, यूकेडी का पक्ष जान लेते हैं। रावत जी, क्या लगता है इस बार जो तैयारियां हैं, भाजपा का जो कहना है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आई भी तो उसके लिए भी स्वास्थ्य मेडिकल फैसिलिटी की गई है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं या जो स्वास्थ्य सचिव है, उनका बोलना है, कहीं ना कहीं पे लगता है कि सरकार तैयारियां पहले से करके चल रही है। लेकिन जो इतिहास रहा है, जब हम उसको देखते हैं तो लगता है कि सरकार कुछ सीखती नहीं है। और ये इसका उदाहरण ज़्यादा नहीं है। अभी 2 ही दिन की पहले की डिबेट में हम ये बात कर रहे थे, सरकार ने दावे किए थे कि जल भराव कहीं नहीं होगा। अगर राजेश जी देहरादून में है, तो अगर वो देहरादून में है तो उनको पता होगा कि जल भराव कौन सा ऐसा चौक है, चौराहा है या नाली है जिसमें जल भराव नहीं हो रहा। और हमने तभी आपको ये चेता दिया था सरकार को कि जो नालियों का काम है आपने पूर्ण नहीं करा है, नालियाँ साफ नहीं करी हैं, उनमें ड्रेनेज की समस्या बनेगी। तब सरकार के दावे थे, हम तब भी मान के चल रहे थे कि सरकार शायद समय पूर्व काम पूरा कर लेगी, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि जल भराव हो गया। उसके तुरंत बाद हमें जल भराव के कारण ही समस्याएं चिकनगुनिया की और डेंगू की है। निश्चित रूप से ये पूरी कोशिश की जा रही है और जनमानस की तरफ से भी कोशिश की जा रही है, सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। तमाम सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि क्योंकि जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस प्रदेश ने 2023 में सबसे ज़्यादा नुकसान जान माल का हुआ है। 17 जो जाने गई हैं, जो खोई हैं। निश्चित रूप से नुकसान आम जनमानस का ही है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती है। सरकार सिर्फ ये कहकर कि ये हमारी तैयारियां पूरी हो गई हैं, और जब ग्राउंड में देखा जाएगा तो तैयारियां। अब आप देखिए, मुझसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने बिल्कुल स्पष्ट करा कि इस समय दुविधा दूसरी है कि प्रशासकों के ऊपर सारे वार्डों का आ रखा है नगर निगम में, विशेष रूप से देहरादून में। और यहाँ का मतलब जो जनप्रतिनिधि है वो नहीं है। अब उनका कितना बड़ा रोल होगा इन जनप्रतिनिधियों का, जो निवर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, वो कितना बड़ा रोल निभाने वाले हैं आने वाले इस समय में, जब ये समस्या हमारे सामने आने वाली है। तमाम तरह की सारी कोशिशें कर चुके हैं। यहाँ तक कि SDRF की टीम भी लगी हुई है, मेडिकल टीम भी लगी हुई है। और आज ही के समाचार पत्र में अगर आप देखेंगे तो एक विशेष ये है कि सबसे ज्यादा डेंगू की समस्या जो सरकारी विभाग हैं, जो सरकार के अंतर्गत है, और हॉस्पिटल हैं, जो मेन यहाँ के, चाहे दून हॉस्पिटल हो, चाहे कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल हो, इन अस्पतालों में डेंगू होने की ज्यादा संभावना है। उनको सही कहना चाहिए। तो दो ही अलग अलग चरित्र आ रहे हैं। एक तरफ जो जनता के जो घर है, जो मतलब लोग अपने घरों में जो पानी इकट्ठा होता है उसको किस तरह से साफ करें, और एक सरकार के जो महकमे हैं जहां पर ये इसका लार्वा मिलने की ज्यादा संभावना है, जो लार्वा ना मिले उसको किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, ये भी सरकार के पास है। तो इन दोनों ही बातों में ध्यान देना पड़ेगा, और हम तो चाहते हैं कि जितना कम जान माल का नुकसान हो इस उत्तराखंड में जनता का, उतना बढ़िया। ठीक है, आपने सलाह भी दी कि किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। प्रेम पंचोली जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। प्रेम पंचोली जी, क्योंकि डेंगू जब विकराल रूप लेता है तो हमने देखा है, पिछले साल हमने सनबो को देखा है कि किस तरीके से अस्पतालों में संख्या बहुत ज़्यादा रही। देहरादून में सबसे ज़्यादा, मैदानी इलाकों में हम देखते हैं, लेकिन पिछली बार ये फैलकर जो है टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल के ऊपरी इलाकों में, पिथौरागढ़, वहाँ पर भी डेंगू के मरीज मिलने लग गए थे। ऐसे में जो तैयारियाँ वो किस तरीके से होनी चाहिए? देखो, ये जो आपकी आज की डिबेट है बहुत महत्वपूर्ण है, और किसी पार्टी और किसी सरकार से नहीं है जी। ये हमें खुद से ही हमको डिबेट करनी है। हमको खुद से समझना है कि हमको कितनी तैयारी करनी है। सरकार पे डिपेंडेंसी और सरकार को बोलना, जनप्रतिनिधियों को बोलना, मुझे लगता है कि इससे अच्छा ये है कि हम खुद अपने जहन में तय करें कि क्या बीमारी बोल करके आती है।
या बीमारी कोई तय दिन बता देती कि हम उस दिन आएंगे, अब उस दिन आएगी बीमारी। और ये स्वाभाविक है कि जब चीज़ें सामने पे दिख रही है, क्योंकि आपने सही समय इस चर्चा को करवाया है और ये चर्चा मुझे लगता है कि लोगों के काम आएगी और सब लोग इसमें सतर्क हो जाएंगे। कई बार होता है कि लोगों को सब पता है कि डेंगू कैसे होता है, डेंगू का समाधान कैसे करना है। आज की डेट में हम डेंगू के बारे में किसी को जागरूक करने की बात करें तो हम गलत फहमी हम लोगों की, सबको नॉलेज है। तो सबको नॉलेज का मतलब है कि याद दिलाने वाली बात है कि आपने सही समय याद दिला दी है कि भाई डेंगू से बचाव कैसे करना है। जैसे सभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने कहा है, और राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं के पास कोई जादू की छड़ी नहीं वो डेंगू खत्म कर देंगे। सामान्य तौर पे जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधि है, ठीक है, वो इस समय उनके पास पावर नहीं है, पावर मतलब बजट नहीं है, पावर तो है ही। जब वो चुनाव लड़ने के लिए तो सबने तैयारी कर रखी ना, आने वाले दिनों में उन्होंने प्रतिनिधि बनना है, तो जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी उनको कि हमको उस अधिकारी से कैसे काम करवाना है। वो अपनी जिम्मेदारी से अभी भी नहीं भाग सकते हैं, चाहे ये तीनों चारों दलों के प्रवक्ता ये कहें कि आप क्या कह रहे हैं, आप भाग नहीं सकते जिम्मेदारी से, क्योंकि चुनाव लड़ना आपने, चुनाव जीतना है आपने, फिर सत्ता पानी आपने। तो अच्छा हो कि आप अभी भी जागरूक, आप खुद जागरूक रहें, सरकार की जो मशीन है उसको अच्छे ढंग से चलवाएं। और ये तय है कि अगर खुदा न खास्ता कभी कोई बीमारी आ जाती है ना, इतनी मतलब चाक चौबंद व्यवस्था के बावजूद भी आ जाती है, तभी भी जो है विपक्षी या दूसरे दल दूसरे लोग सरकार को पे ठिकरा फोड़ते हैं। उसमें सबसे बड़ी गलती बीमारी में तो मैंने देखा कि अब अगर आप उसका वो नहीं करोगे, परहेज नहीं करोगे कि बीमारी से कैसे बचा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास कोई जादू की छड़ी है। सरकार पर बजट आ सकता है, फॉगिंग करवा सकती है, और नगर निगम की जो सफाई की गाड़ी वो घर घर आ सकती है, उसमें आप उसमें गंदगी उसमें डाल सकते हैं। लेकिन सुबह से लेकर के शाम तक, रात भर तक कोई नगर निगम का कर्मचारी आपके दरवाजे के आगे खड़ा नहीं रहेगा, वो हमको खुद ही अपनी सफाई करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि हम लोगों को सुधरना चाहिए कि हम खुद अपने आस पास, अपने पड़ोस में, अपने घर में इतनी अच्छी सफाई रखें ताकि वो डेंगू फटक न पाए वहाँ पे। और जो छोटी मोटी सरकार से व्यवस्था होती है, जो भी व्यवस्था होती है, सरकार अपने आप आपके पास व्यवस्था देगी, क्यों नहीं देगी। मैंने तो पिछले साल भी देखा कि बहुत ज्यादा फॉगिंग हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, फिर भी 17 लोग मरे। कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की है ना। कई बार हम लोग गुस्से में क्या कहते कि नहीं सरकार कुछ नहीं करे, रहने दो ना, फलाना यहाँ से चुनाव जीत रहा है, फलाना हार रहा है, उन दोनों का तो जिम्मेदारी कुछ नहीं है, अरे रहने दो, उनको भी नहीं बताना। जो हमारा जो आपसी द्वंद्व है ना, हमको कुछ कामों में उससे बाहर निकलना पड़ेगा। आपसी द्वंद्व को छोड़ करके हमको थोड़ा समाज में आना पड़ेगा, कुछ व्यक्तिगत रूप में हमको सुधार लाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि बीमारी जब आएगी तो वो तो प्रकृति की देन है, पता नहीं किस तरह से कहां से घुसती है, रास्ता भी, बीमारी का कोई रास्ता भी नहीं कि इधर से आती है। लेकिन उसके बचाव के लिए, लेकिन उसके बचाव के रास्ते हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि बीमारी तो पैदा हम करते हैं ना। माना आप अभी ISBT जाओगे, ये जो हरिद्वार बाईपास है जी, आप वहां जाओगे तो जैसे वो बिंदाल वाला पुल आता है ना, उसके बिंदाल वाले जो आगे से बिंदाल वाली नदी आती है, उस पुल पे आप खड़े नहीं रह सकते, इतनी बदबू, वो बदबू हमको ठीक करनी है। इतनी ज्यादा बदबू है कि उसी से तो बीमारी पैदा होगी। अब आदमी को बीमारी वहां से पैदा हुई, घर जाकर के बोला कि इनके घर में डेंगू ने खाया, अरे क्या पता उसको वहीं से खाया होगा डेंगू ने वहीं से काटा होगा। तो हमको ये सुविधा तो हमको करनी पड़ेगी, लेकिन अपने आस पास, अपने मोहल्ले में, अपने घरों में तो हमको खुद ही करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें सही सुझाव है कि जब बीमारियों के बचाव सबसे पहले हमें खुद ही करना होगा। लेकिन जो सरकार है उनसे हम सिर्फ सवाल यही कर सकते हैं कि अगर इस तरीके से बीमारी ज़्यादा होती है तो जो मेडिकल फैसिलिटी है वो तो सरकार को ही देनी है। राजेश बिष्ट जी, कांग्रेस ने सुझाव दिए यहाँ पर स्वास्थ्य सचिव को, तो कांग्रेस के सुझावों को किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? क्योंकि कांग्रेस का ये भी कहना है कि पिछले वर्ष जो है इस तरीके की मौतें हुई, तो इस बार हमने पहले ही एक जागरूकता के तौर पर कुछ सुझाव दिए हैं कि इस तरीके से काम किया जाए। मैं रवि भाई, सबसे पहले तो आज की इस डिबेट में बैठे सभी सज्जन गणों का, वरिष्ठ प्रवक्ताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐसे गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पे वो कहीं ना कहीं कदम से कदम मिला के चलने का काम कर रहे हैं। और इस डिबेट से जो संदेश आपके लाखों करोड़ों व्यूअर्स को जाएगा वो यही जाएगा कि अगर हम इसको ये समझे कि अगर बीमारी का ये हमारे प्रदेश के अंदर गृह युद्ध चल रहा है, तो इस गृह युद्ध में कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी तरीके से अलग नहीं है। ये संदेश बहुत ही सकारात्मक रूप से लोगों को ये जाने वाला है कि सरकार की बनाई गई सुरक्षा की योजनाओं के साथ साथ उन्हें अपने लिए भी सावधानियां बरतने की बहुत सख्त आवश्यकता है। हाँ। अधिकतर पाया गया है केसेस में कि हम सिर्फ ये मानकर चलते हैं कि
गंदे और रुके हुए पानी में ही ये चिकनगुनिया और डेंगू का लार्वा जमा होता है या पनपता है। साफ पानी में। मैं ऐसा समझता हूँ इसमें जो मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी जहां मैं पढ़ता हूं तो उसमें मैं ये समझ पाया कि ये साफ पानी में भी पनपता है। तो हमारे लोगों को ये समझना होगा कि अगर हम आजकल गर्मी का मौसम है, कूलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, गमलों में पानी डालने का काम करते हैं, छत पे हमारा वेस्ट पड़ा होता है, उस पे पानी रहता है, तो मैं यही मानकर चलता हूं कि हम लोगों की व्यवस्थाएं, जैसे सरकार ने कहा कि हमने 104 104 एक हेल्पलाइन नंबर इशू किया है। उस हेल्पलाइन नंबर में आप बात कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको डिटेक्ट होती है तो उसके बारे में सूचना दे सकते हैं। और इसके साथ साथ सरकार ने 13 के 13 जिलों में बड़ी गंभीरता के साथ, चाहे जल विभाग से बात करना हो, स्वास्थ्य विभाग से बात करना हो, और संबंधित जो भी उसके साथ, चाहे ड्रेनेज को लेकर हो, हर विभाग से बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात किया। और 24 आवर्स में अगर आपके पास 0 केसेस भी हैं तो भी आपने 24 घंटे के अंदर उसकी सूचना सरकार के डेस्क पर देनी है। तो ये 13 जिलों में जिस तरह से सावधानी बरतने का और लोगों को समझाने का प्रयास सरकार ने किया और उसको आश्वस्त किया है कि अगर आप किसी भी परेशानी में हो गए तो हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ बैठे हुए। और साथ ही जिस प्रकार से मेरे सहयोगी साथी इस डिबेट में बैठे हैं, उन्होंने आश्वस्त कराया, तो मुझे लगता है कि अब सिर्फ सरकार इस पे काम नहीं कर रही है। जो सहयोगी साथी यहाँ बैठे हैं वो भी इस पे गंभीरता से अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने अपने पार्टी के नेताओं को अवश्य इस तरह से अपने क्षेत्रीय लोगों को जागरूक करने का प्रयास अवश्य करेंगे। और यहाँ से ये संदेश जाना चाहिए कि हमने अपनी सुरक्षा के लिए खुद भी थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता करनी। ठीक है। अच्छा, एक सवाल ये हो रहा है राजेश जी की जो ड्रेनेज सिस्टम की बात होती है मानसून सीजन में, वो ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त नहीं कर पाई है सरकार। कई जगह देख रहे हैं, अगर हम देहरादून की बात करें तो पानी जल भरा उसी तरीके का देखने को मिल रहा है। इसी तरीके की स्थितियां और खासतौर पर मैदानी इलाकों की भी हैं। रवि जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जिस तरीके से शहर के अंदर जगह जगहों पे रोजाना कोई काम हो रहा है, आज अगर कहीं पे कोई लाइन का काम हो रहा है तो दूसरे दिन दूसरी लाइन का काम शुरू हो जाता है। ये काम समय से दुरुस्त हो जाना चाहिए, बरसात से पहले दुरुस्त हो जाना चाहिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। सरकार की कोशिश भी यही रहती है कि प्रदेश के अंदर कितनी कम से कम परेशानियां सरकार को झेलनी पड़े, यह हर एक सरकार की कोशिश होती है। अगर बावजूद इसके अगर हम लोग दूसरी बारी लोगों के द्वारा विश्वास के साथ चुनकर आए हुए हैं, अगर हम अपनी कमियों को ऐसे पेश करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे लिए भी ठीक नहीं है। सरकार हर तरह से प्रयास रहता है, जो भी इस तरह का पानी का फ्लो कहीं रुकने की, अगर ड्रेनेज कहीं पे ब्लॉक है, कहीं पे कुछ चोक हो रखा है, उसको अगर कितनी जल्दी से जल्दी ठीक कर सके, इसके लिए मैं ये समझ के चलता हूँ युद्ध स्तर पे काम किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर बीमारी है, ये पता नहीं चलती है। साइलेंट किलर की तरह आदमी के शरीर में बुखार से शुरू होती है और लास्ट में प्लेटलेट्स खत्म होने पे आदमी की जान चले जाती है। तो ये साइलेंट किलर के रूप में मैं इसे समझता हूँ। सरकार ऐसे सब जगहों को चिन्हित कर रही है। संबंधित विभागों को उन्होंने निर्देश दे दिया है कि आप इन्हें जल्द से जल्द ड्रेनेज को आप सुचारू कीजिए। और जैसे आपने अभी ये व्यूज दिखाए थे, उसमें मैं ये देख रहा हूं कि जो उस समय के हालात थे, वो शाम तक सारी ड्रेनेज क्लियर हो गई थी। और आगे कोशिश यही रहेगी कि ये ड्रेनेज इतना भी ना रुके जितना दिखाया गया है। ठीक है, उससे पहले ये बात, ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाए। ये बात ठीक है, इस बात को मानना भी चाहिए। देहरादून में मैंने देखा है कि जब जलभराव होता है तो कुछ घंटों बाद वो ठीक भी हो जाता है, लेकिन उस दौरान काफी दिक्कतें जरूर होती हैं। ठीक है, अमरिंदर बिष्ट जी, क्योंकि आप लोगों ने सुझाव दिए हैं स्वास्थ्य सचिव को, किस तरीके के सुझाव हैं, क्या उन पर आप कुछ बता सकते हैं? किस तरीके के सुझाव हैं? मेडिकल जो फैसिलिटी हैं उनको बढ़ाने के लिए, या फिर कुछ जो दिक्कतें आप लोगों ने देखी पिछले वर्ष जो सरकार की ओर से नहीं किया गया, वहां पर उस चीज को दुरुस्त करने के लिए? निश्चित तौर पर रवि भाई, पिछले वर्ष जो कमियां रह गई थी उन्हीं कमियों की ओर पहला इशारा किया गया है कि कैसे पिछली बार जो अलर्ट होने के बावजूद भी बहुत सारी कमियां रह गई थी और पहले से ये दावे किए जा रहे थे कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन बाद में जब डेंगू का कहर बढ़ा तो उसमें देखा गया है कि फिर सरकार वहाँ पर जो है कमज़ोर पड़ गई या विभाग कमज़ोर पड़ गए। तो इस बार चाहे दवाओं को लेकर के हो, चाहे ब्लड को लेकर के हो, क्योंकि डेंगू के समय में आप भी जानते हैं कि ब्लड बैंक खाली हो जाते हैं, तो उसको लेकर के कैसे अभी से उसकी तैयारी करनी है, उसको लेकर के बात हुई है। दवाओं की उपलब्धता को लेकर के सुझाव दिया गया है। और कर्मचारियों को लेकर के होता क्या है कि मेडिकल स्टाफ की कमी भी रहती है, तो मेडिकल स्टाफ की जितने भी राजकीय अस्पताल हैं उनमें मेडिकल स्टाफ पर्याप्त मात्रा में हो, उस बात को भी
ज्ञापन में कहा गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ जो मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, जो अभी बातचीत में भी आया कि शहर की स्थिति है वो आजकल, मतलब अगर चूंकि सर्वाधिक मामले देहरादून में ही डेंगू के होते हैं, तो मैं देहरादून शहर के बारे में आपको बताऊं कि आजकल आप देखेंगे तो स्मार्ट सिटी का जो काम है वो चरम पर है। और कल ही सरकार ने उसको एक्सटेंशन भी दे दिया है एक साल के लिए कि ये काम उस पर कंप्लीट करने। तो आप देखेंगे कि अलग अलग विभाग स्मार्ट सिटी में काम कर रहे हैं, रेखीय विभाग हैं। तो सब, किसी के पास कोई काम है, किसी के पास कुछ अलग तरीके का काम है, तो अलग अलग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चूंकि इस समय जल भराव की स्थिति है और जल भराव ना हो और नालियां चौक ना हो और ड्रेनेज का बिल्कुल मतलब चीज़ें क्लियर रहे, तो इस समय जितने भी रेखीय विभाग हैं उनको तालमेल के साथ इस समय काम करना चाहिए ताकि इस तरीके की दिक्कतों से बचा जा सके। तो मैं फिर एक बार वही कह रहा हूँ कि पिछली बार 2023 में जिस तरह से कमियां रह गई थी, इस बार सरकार को पूरी तैयारी करनी चाहिए और तैयारी भी उस लेवल की कि ये नौबत ना आए कि पिछली बार की तरह मतलब जान का नुकसान हो और हजारों की संख्या में जो लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे। 3000 से ज़्यादा, आपको मालूम ही है कि पिछली बार सर्वाधिक 3000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो डेंगू से संक्रमित हुए थे। बिल्कुल ठीक बात है। दीपक राव जी, आपसे सवाल ये है, आप क्षेत्रीय दल के नाते इस बात को मानते हैं कि देहरादून की शहर की अगर बात की जाए, क्योंकि राजधानी सबसे ज़्यादा डेंगू के मामले यहाँ आते इसलिए कि जो स्मार्ट सिटी के तहत कहा गया था कि ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने पर भी काम किया जा रहा है, अभी तक उसमें कितना काम हुआ है? देखिए, शायद ही कोई ऐसा चौक चौराहा हो, नाली हो जो सिस्टम खुद ही ना हो, या जिसके मेन होल खुले ना हो, या जो काम हो वो अधूरा पड़ा ना हो। आप कहीं भी चले जाइए, विषय क्या है कि आपके पास पूरा समय था, इस काम को कब कंप्लीट होना था। सरकार पे विपक्ष प्रश्न चिन्ह कब कर रहा है, इसका समय ये 30 जून तक काम हो जाना चाहिए था। अगर ये काम लेट लतीफी का चल रहा है, डबल इंजन की सरकार है, मेयर इनके पास था, सब कुछ व्यवस्था इनके पास थी, कौन सा वो कारण है जिसकी वजह से ये लगातार अपने समय से बहुत ज्यादा लेट चल रहा है? स्मार्ट सिटी के कार्य की बात मैं कर रहा हूँ, पूरा प्रोजेक्ट ही लेट चल रहा है। 1000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था वो धीरे धीरे बढ़ के 1550 करोड़ हो चुका है और लगातार निरंतर और बढ़ता रहेगा। तो यहां पर प्रश्न ये है कि कब होगा, और जिस हिसाब से स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसमें जितनी सुविधाएं मिलनी है, मैं आपको निश्चित बता रहा हूं कि ये कम से कम 2-3 साल और चलेगा। ये 1 साल जो इन्होंने टाइम बढ़ाया है उससे नहीं होने वाला है। अगले साल 2025 में भी हम इसी में डिबेट कर रहे होंगे और सेम समय में कर रहे होंगे। अगर पिछले मार्च तक का समय दिया है, मैं आपको बता के चल रहा हूं, मार्च का समय दिया है, मार्च के बाद भी हम इसी पे टॉपिक में बात कर रहे होंगे। क्योंकि अगर आपको समय चाहिए 2 साल ले लीजिए, आप कहिए हमारा समय 2 साल, आपको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो ड्रेनेज सिस्टम कुछ तो दुरुस्त होगा। देखिए, जब काम होगा तो कुछ तो हुआ है ना। लेकिन आप ही के चैनलों में सारे प्रवक्ताओं ने क्या कहा कि सब कुछ हम सारी व्यवस्था समय से पूर्व कर देंगे। ये विपक्ष ने तो नहीं बोला, या कांग्रेस ने, या उत्तराखंड क्रांति दल ने, या किसी विपक्ष के किसी नेता ने, प्रवक्ता ने नहीं बोला, कि सरकार नहीं बोला। तो आज अगर ये सारी व्यवस्था सही समय पर पूर्ण नहीं हुई है तो प्रश्न किस पे उठेगा? विपक्ष किस पे उंगली उठाए? ये कह रहे हो आप समय लीजिए, स्मार्ट सिटी में आप 1 साल क्या 2 साल बढ़ा दीजिए, लेकिन आप हर साल उसको बढ़ाते जा रहे हैं। 2022 से 23, फिर 23 से 24, 24 से 25, अब आपने बढ़ा दिया है। स्मार्ट सिटी में भी बहुत काम होना है। आपको उसमें एटीएम बनाने हैं, आपको वाटर एटीएम बनने हैं, उसमें सोलर सिस्टम बनना है, उसमें बहुत सारी चीजें होनी है जो भी अभी तो खाली ड्रेनेज सिस्टम में ही हम लोग अटके हुए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो होना है, वो जो प्रस्तावित है वो होना है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अब जो स्थिति आज की आ गई है, जिस स्थिति में हम बैठे हुए बात इस चर्चा कर रहे हैं कि अब जो है जान और माल का जो नुकसान है वो कम से कम हो। अब जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि जैसे ही डेंगू का प्रकोप आएगा, प्लेटलेट्स की कमी पड़ जाएगी, ब्लड की कमी पड़ जाएगी। मैं पूछना चाहूंगा कि उसमें सरकार का क्या अब तक क्या है? क्या इन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाए ताकि ब्लड इकट्ठा हो जाए और उसके बाद उसका उपयोग इस जो समय आने वाला है डेंगू का, उसमें उसका उपयोग जो आम जनता को कर सके? कोई इन्होंने वो नहीं चला रखा है कैंपेन उसका डोनेशन, ब्लड डोनेशन का।
जो चला रहे हैं सरकारी कोई नहीं चला हुआ है। अगर आपको पता है कि प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ने वाली है जनता को, अगर आपको पता है कि आने वाला है, मुझे तो कोई ड्राइव दिखाई नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि सरकार सीरियस है? ठीक है, आप ये समस्या इस साल तो नहीं ना, हर साल की है। बताइए ना कि है, इन्होंने कौन सा ऐसा कोई मूवमेंट चलाया हो जिसमें लोगों को बोला कि स्वेच्छा से आप ब्लड दीजिए ताकि भविष्य में हम उसका यूज कर सकें। मैं इस पर जवाब दूंगा, राजेश जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले अमरिंदर बिष्ट जी पर जा रहा हूं। एक महत्वपूर्ण सवाल, माफ कीजिएगा, मैं वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचोली जी पर जा रहा हूं। महत्वपूर्ण सवाल पंचोली सर ये है कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस वक्त जिस तरीके से प्रशासक जो है नियुक्त किए गए हैं, तो जो पार्षद हैं और जिस तरीके से निवर्तमान सब लोग चल रहे हैं, उससे कितना फर्क आपको देखने को मिलेगा? क्योंकि भाई नगर निगम की बैठकें होती थी, बोर्ड बैठक होती थी, उसमें इन तमाम चीज़ों को रखा जाता था। जैसे हमने पिछले वर्षों में देखा कि फॉगिंग के लिए और ज़्यादा जो है फॉगिंग के लिए वहाँ पर सामान दिया जाए, मशीनें और दी जाए, बजट दिया गया था, अच्छा खासा बजट था। इस बार तो ये बातें नहीं रख पाएंगे, तो इससे कोई दिक्कतें आ सकती हैं? नहीं, दिक्कत क्या है, हमारे पहाड़ में एक कहावत है ना कि जब बाढ़ ही उजाड़ खा लेगी तो फिर रहा क्या। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब जल भराव होगा ही नहीं तो बहुत सारी समस्या तो ऐसे खत्म हो जाएगी ना। मैंने पहले बोला कि हमको खुद में सुधार लाना है ना, लेकिन जल भराव तो मैंने नहीं किया, आपने नहीं किया और इन प्रवक्ताओं ने भी नहीं किया, तो ये जल भराव कैसे हुआ? पहले तो देहरादून में जल भराव होता ही नहीं था, पहले भी तो लोग रहते थे कि यहाँ आज से थोड़ी रहे लोग। तो ये किसने बताया कि ये नालियाँ सब बंद कर दो? मैं तो कब से इंतज़ार कर रहा था अखबार पढ़ने की और चैनलों में देखने की, खुद भी गया फील्ड में, कि देहरादून से किसी भी इलाके से एक ऐसी खबर आ जाए कि बारिश के कारण से फलानी रोड फलानी मोहल्ले में जल भराव नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी का अद्भुत काम ये हम देखना चाह रहे थे, लेकिन जैसे 2-3 दिन से बारिश हुई है ना, ऐसा कोई मोहल्ला कोई गली नहीं रही जहां पे जल भराव नहीं हुआ होगा। ठीक बात है। जो सड़कों का पानी है ना, वो क्या कि वो सड़कों के किनारे की नाली पाट दी गई है, अब जो घरों के जाने वाला रास्ता है ना वो फुल हो रहा। आदमी न तो पैंट खोल पा रहा है और न जूते खोल पा रहा है। तो ये जल भराव तो मैंने नहीं किया, न दोनों बिष्ट लोगों ने नहीं किया और हमारे दीपक जी ने भी नहीं किया, तो किसने किया? इनको पता है, जो सरकार में इनको पता है कि जिसने किया वो उसका नाम बता देना चाहिए कि वो नाली बंद हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप पूरा इस डिबेट का जो लबो-लुबाम है ना, जल भराव नहीं होगा तो हम डेंगू से बच सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, काफी हद तक उससे काफी हद से बच सकते हैं। और ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने घर में साफ पानी खुला रखेगा? आज मुझे नहीं लगता कि इन छोटी छोटी चीजों पे सलाह देनी पड़ेगी, सब नॉलेज है लोगों को। लेकिन बड़ी समस्या है ना, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया कि जब आप यहाँ से आईएसबीटी की तरफ गुजर रहे होंगे तो बिंदाल पुल को आप क्रॉस नहीं कर सकते। क्या सुविधा होनी चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि जो वहाँ पे सफाई कर्मी है ना, उनके पास आधुनिक यंत्र नहीं है, बेचारे उनके पास ग्लव्स तक भी नहीं है, टूटे हुए ग्लव्स और प्लास्टिक को हाथ पे बांध करके उससे वो सफाई करते हैं वहाँ पे। अगर उनको प्रॉपर अपडेट किया जाए जैसे दूसरे देशों में है, और हमारे देश में कुछ जगह है ऐसा, गुजरात में है, उनके पास पूरा एक किट दिया जाता है, तो शायद वो अच्छा काम करके दिखाए। और जैसे नाली चौक होती है तो नाली को एकदम कैसे ठीक करेंगे? कल जब आईएसबीटी के पास जो फ्लाईओवर बना हुआ था, जो उधर से घंटाघर की तरफ से आता है, तो वहां पर वो सब्बल डाल रहे हैं पानी को निकासी करने के लिए, सब्बल मार रहे हैं। वो मेरे पास वीडियो पड़ी हुई, मैं दिखा सकता हूँ अभी। और वो सब्बल से वो पानी निकासी हो ही नहीं रहा, वो टूट ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो मजबूत अंदर से तो उसमें डामर बिछ रखा और उसके ऊपर उन्होंने सीमेंट लगा दिया। सीमेंट इसलिए लगाया कि स्मार्ट सिटी बनाना है। तो स्मार्ट सिटी को वाले व्यक्ति को या स्मार्ट सिटी बनाने वाले लोगों को किसने बताया कि नाली बंद करो? ये बड़ा सवाल है कि अगर देहरादून में ड्रेनेज सिस्टम सुधर जाए, क्योंकि ये पहाड़ है, देहरादून कोई बिल्कुल मैदान ऐसा नहीं है, देहरादून कहीं से कहीं पानी निकल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमको सबसे पहले सुधार ये लाना है। अगर गलती की है, क्या बजट की कमी थी? बिल्कुल नहीं। क्या लोगों की कमी थी? बिल्कुल नहीं। क्या डिपार्टमेंट की कमी थी? बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई इंजीनियर नहीं है, ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो स्मार्ट सिटी के लिए काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। और उसके ऊपर बजट नहीं है, वो कभी कोई शिकायत नहीं आई है। लेकिन कौन है वो जिसने बोला कि नालियां बंद कर दो और अपने आप पानी चला जाएगा? ये सवाल पूछना जरूरी है, उस व्यक्ति का नाम बताना जरूरी है।
क्योंकि संकट उस व्यक्ति ने शुरू किया, जी। हमने किसी ने नहीं किया शुरू। तो ये खबर ये है कि ऐसी खबर आ जाए कहीं से कि फलानी जगह जो है क्या बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम है, देहरादून के कहीं से भी आ जाए, तो एक मॉडल होगा और उस मॉडल पे पूरे देहरादून में काम करना चाहिए। आपने ठीक कहा कि खूबसूरती का मतलब ये नहीं है कि उसको बाहर से खूबसूरत किया जाए, बल्कि उसकी जो यहाँ की दिक्कत और जो परेशानियों की जड़ है उस पर भी काम होना चाहिए, तब जो है अंदरूनी खूबसूरती से ये तमाम अब चीजें आप होंगी। बताओ ना, मैं ये कहने वाला था कि पिछले साल इतना जल भराव नहीं हुआ जितना इस साल 2 दिन की बरसात में हो गया। हम देहरादून की बात करेंगे और मुझे लगता है कि जो हमारे और शहर है, अभी मैं हल्द्वानी गया था तो हल्द्वानी में भी इतना भयंकर, ये लगा लो कि पूरा खड्डा आ गया उसमें। वो जो रेलवे स्टेशन के लिए एक रास्ता जाता है, मैं उस सड़क का नाम भूल गया हूँ, उसके वहाँ से दाएं तरफ काला ढूंगी रोड लगती है, पूरा चौक भर गया वहाँ पर। तो ये न तो हमारे धामी जी ने बोला जितना बजट चाहे, प्रधानमंत्री ने बोला जितना बजट चाहे लिजा लो, पर कौन है वो, उसका नाम बताना पड़ेगा। और उसका नाम का पता आर राजेश कुमार जी को है, उसका नाम का पता हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को है, लेकिन उसका नाम बताना पड़ेगा। और उसका नाम बताना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा कि तुमने ये मॉडल कहां से लाया। ये पहाड़ का मॉडल नहीं है और ये सक्सेसफुल मॉडल भी नहीं है। ठीक है, मैं अमरिंदर बिज जी पे जा रहा हूँ। अमरिंदर बिज जी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद राजेश बिज जी पे जाऊंगा। अमरिंदर जी, मैं प्रेम भाई की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद राजेश भाई फिर अपनी बात रखेंगे, तो उनके सवाल से ही मेरा सवाल भी जुड़ जाएगा। आगे बढ़ते बढ़ते कहीं उस व्यक्ति का नाम फिर आप राजेश जी कहेंगे, फिर कहीं आप कहेंगे नहीं अब दीपक रावत जी आप बता दीजिए। देखिए, ये बहुत जायज़ सवाल है जो प्रेम भाई ने उठाया कि भाई आखिर नाली चौक क्यों है। भाई जब हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो स्मार्ट सिटी का मतलब क्या है? क्या दुकानदारों के दुकानों के बोर्ड बदलना क्या स्मार्ट सिटी है? क्या पार्किंग स्पेस वही पुराना वाला है लेकिन वहाँ पर जो है नए तरीके के बोर्ड, पार्किंग का बोर्ड लगा देना, क्या ये स्मार्ट सिटी है? या सड़क के किनारे कहीं पर कुछ चित्रकारी कर देना दीवारों पर, क्या ये स्मार्ट सिटी है? या कहीं पर सड़क के किनारे बेंच लगा दिए बैठने के लिए, क्या वो स्मार्ट सिटी है? बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शहर को स्मार्ट करना है, और स्मार्ट शहर तभी होगा जब उसका ड्रेनेज सिस्टम ठीक होगा। जो मेन समस्या उस पर काम बिल्कुल, किया जब उस शहर की पेयजल की व्यवस्था ठीक होगी, जब वहाँ की सफाई की व्यवस्था ठीक होगी। लेकिन इन मोर्चों पर, क्योंकि स्मार्ट सिटी का जो काम था 2017 से 2022 में उसको पूरा हो जाना चाहिए था, हम 2024 में भी उसको एक्सटेंशन दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, इस बात को की चिंता सिर्फ प्रेम पंचोली जी नहीं व्यक्त कर रहे, सिर्फ हम नहीं कर रहे, सिर्फ दीपक रावत जी नहीं कर रहे, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के शहरों के सारे विधायक कर रहे हैं। उमेश शर्मा काऊ जी कर रहे हैं, खजान दास जी कर रहे हैं, मेयर विनोद चमोली जी कर रहे हैं, निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा जी कर रहे हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि ये काम सब खराब हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई जो कार्यदायी मतलब जिस कंपनी को ठेका दिया काम कर रहे हैं उसके नहीं। तो कुल मिलाकर के हमारी सरकार की ये शिथिलता है जिसके कारण ये शहर आज मतलब स्मार्ट सिटी बनना था, लेकिन ये तो बदहाल शहर बन रखा है, उबड़ खाबड़ पूरा शहर है। आज ही आपने देखा कैसे गाड़ियां तैर रही थी। तो ये कहना है कि कम से कम इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, या कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि ये काम जल्द से जल्द हो सके, ताकि इस शहर को बीमारियां ना लगे, इस शहर में ट्रैफिक जाम ना हो, इस शहर का ड्रेनेज सिस्टम चोक ना हो जाए, या जितने भी काम हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भाई जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है उन पर कार्रवाई नहीं होती है। बड़े कमाल की बात है कि तमाम लोग नाराज़ हैं। खुद खजानदास नाराज़ हैं। उन्होंने एक बार तो ये तक कह दिया था मैं घंटाघर पर धरना प्रदर्शन कर दूंगा, धरने पर बैठ जाऊंगा, और लेकिन बैठे नहीं थे वो धरने पर। उधर हम विनोद चमोली जी की बात करें तो वो भी कई बार इस बात को का जिक्र करते हैं। खुद मेयर इस बात को कहते हैं। आखिर जिम्मेदार फिर आखिर है कौन, ये बड़ा सवाल रह जाता है। राजेश बिज जी, दो चीज़ें हैं जो आई हैं कि एक तो काम को लेकर जो संस्थाएं काम कर रही हैं उन पर सवाल उठते हैं कि सब कुछ होता है, बजट होता है सरकार की ओर से, लेकिन संस्थाओं पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। इस पर ही आपका जवाब पहले चाहिए। देखिए रवि जी, बिल्कुल ठीक बात है। ये बड़ी अच्छी बात है कि जिस पार्टी के विधायकों की सरकार इस प्रदेश के अंदर दूसरे टर्म में चल रही है, वो हिम्मत दिखा के अपनी बात को बड़ी सत्यता के साथ रख रहे हैं, और इस गंभीर विषय पे वो मुख्यमंत्री जी या केंद्र सरकार से बात रख के अपनी परेशानी को बता रहे हैं कि वाकई में स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट था
वो अपने टाइम से आगे खिंच गया, इसने करना समय से हो जाना चाहिए था। इसके साथ ही मैं ये मानता हूं कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि ड्रेनेज को हटा दिया जाएगा और ड्रेनेज को हटाकर स्मार्ट सिटी बनेगी, ऐसा थोड़ा मेरी समझ से बाहर है। और नहीं, बाकी ऐसा नहीं है। हमारे वरिष्ठ साथियों ने कहा है ऐसा नहीं है। वो ये तो कह रहे हैं, जरूर ये कह रहे हैं कोई- कि ड्रेनेज पे काम इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए, जो शहर की प्राथमिकता नहीं, ड्रेनेज वो ठीक है, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है उनकी बात। मैं ऐसा नहीं है कि उनकी बात को किसी तरह को काउंटर कर रहा जी, हूँ, जी। उनकी बात अपनी जगह पे ठीक हो सकती है, लेकिन मैं अपनी समझ, जितनी मेरी अकल बुद्धि है, मैं उसके हिसाब से बताना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि स्मार्ट सिटी के कंसेप्ट में कहीं ऐसा नहीं होगा कि ड्रेनेज को प्राथमिकता ना दी गई हो या ड्रेनेज की वजह से स्मार्ट सिटी को ऊपर लिपापोती करके उसे ऊपर से सुंदर दिखाया जा रहा होगा। क्योंकि स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो 100 शहरों के अंदर जैसे भी बनना है वो इसी स्थिति से बनना है कि सारी चीजें अंडरग्राउंड हो, ठीक हो, व्यवस्थित हो, और स्मार्ट सिटी एक सुंदर सा शहर हमारे प्रदेश की खूबसूरती को बढ़ाए। राजधानी होने के नाते एक अलग सा शहर, एक उदाहरण हो अन्य शहरों के सामने की उत्तराखंड के अंदर देहरादून जैसा शहर इतना सुंदर बना है। और ये विषय वाकई हर तरह से गंभीर है। और ड्रेनेज अगर हमारा ठीक नहीं होगा तो बरसात जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर बहुत अधिक मात्रा में होती है, इस हिसाब से ड्रेनेज का सिस्टम दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। सावधानी हमारे लोगों को बरतनी बहुत जरूरी है। हमारे लोगों को जितनी बातें सभी साथियों ने कही है सावधानियों को बरतने के लिए, वो जितने भी व्यूअर्स इस प्रदेश के देख रहे हो या अन्य प्रदेशों के लोग देख रहे हो, वो उन सावधानियों पे बरतने पे, उन पे काम करने का काम शुरू कर दें। सरकार गंभीरता से, चाहे अस्पताल में बेड की व्यवस्था हो, डॉक्टरों की व्यवस्था हो या अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था हो, बाकी फॉगिंग की जो व्यवस्था हो सकती है, हेल्पलाइन नंबर जो हो सकता है, जो मैक्सिमम चीजें लोगों तक प्रचार प्रसार के माध्यम से या उनको सुरक्षित रखने के हिसाब से रखी जाएंगी, वो सरकार गंभीरता से करेगी उन पे काम। इसके साथ ही अभी हमारे भाई दीपक जी ने ब्लड डोनेशन की बात करी। हाँ। मैं थोड़ा सा पढ़ पाया कहीं पे कि ब्लड डोनेशन की बात बिल्कुल गंभीर है। हाँ। और ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए कि वो ब्लड डोनेशन के लिए क्या क्या करिए। सरकार का, जैसे मैं देख रहा था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिवस के दिन कई यूनिट ब्लड की व्यवस्था करके दी गई। अभी डॉक्टर्स डे के दिन, अभी 3 दिन पहले सभी डॉक्टर्स ने हल्द्वानी के बेस अस्पताल में ब्लड डोनेट करा और सभी डॉक्टर्स ने ब्लड डोनेशन दिया। राज्यपाल जी के यहाँ पे कुछ दिन पहले ब्लड डोनेशन हुआ। तो तमाम ये, आज किसी को हम रक्तदान के लिए प्रेरित करें, सभी जानते हैं कि रक्तदान कितना आवश्यक है। और मैं ये भी मान के चलता हूं, जब मैं कहीं रक्तदान कर रहा हूं तो मेरे परिवार के किसी सदस्य को अगर रक्त की जरूरत होगी तो वो 1 यूनिट ब्लड मुझे भी मिल सकती है। आजकल लोग इन बातों से बड़े गंभीर और स्वेच्छा से, मैं खुद 3 से 4 महीने के अंदर कोशिश करता हूं कि ब्लड डोनेट कर दूं ताकि नया ब्लड बॉडी के अंदर प्यूरिफाई हो पाए। तो ये सारी चीजें गंभीर है और आवश्यक भी है। आज जिस तरह से ये मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आने की संभावनाएं हर देश के हर कोने में है। और ठीक है, हम अगर इसी के पैरेलल, अभी हम अपने प्रदेश की राजधानी की बात करें, राष्ट्रीय राजधानी में देखें तो इस डिबेट से हटके मैं कोई बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी होने के बाद वहां पे बसें डूब रही हैं। तो ये कई उदाहरण हैं, लेकिन हमने उनकी तरह नहीं करना है, उनसे अलग हटके हमने कोशिश करनी है हमारा प्रदेश कैसे सुंदर हो, उसकी ड्रेनेज सिस्टम कैसे अच्छी हो सके, लोगों को परेशानी कम से कम हो और ये बीमारी कम से कम, ऐसा जैसे पिछली बारी विकराल रूप लिया, ये विकराल रूप इस बारी ना ले, ऐसी सरकार की पूरी तैयारी है। ठीक है अमरिंदर विज जी। और इसमें मेरे सभी सहयोगियों का सहयोग मेरे को प्रार्थनीय है, जितने मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं। जी जी, अमरिंदर विज जी, फाइनल कमेंट आपका आज की चर्चा पर। देखिए, हालांकि जो ब्लड डोनेशन की बात हो रही थी रक्तदान को लेकर, उस पर तो मुझे लगता है कई घंटों की डिबेट करेंगे वो भी कम पड़ जाएगी, क्योंकि सवाल नहीं बहुत नहीं, है उस ब्लड पर डोनेशन। उस पर तो मेरी टिप्पणी सिर्फ इतनी है कि उस पर हमारे पैनलिस्ट प्रेम पंचोली जी ने अपने जीवन में पहली बार जो है डॉक्टर डे पर इस बार रक्तदान किया और उन्होंने फेसबुक पोस्ट में लिखा भी था इस बात को लेकर के। निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और पिछली बार का जो अनुभव है उससे सबक लेते हुए इस चुनौती का पार सबको मिलकर के करना चाहिए। उसके लिए न केवल स्वास्थ्य विभाग, न केवल सरकार, न केवल राजनीतिक दल, बल्कि जनता को भी मिल करके एक जागरूकता का एक अभियान चलाने के साथ ही इससे निपटना चाहिए। बिल्कुल, दीपक रावत जी। देखिए, हमारा स्पष्ट कहना है कि राजनीति के लिए और बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें राजनीति की जा सकती है, पर जिन मुद्दों पे जनमानस को हानि होने की ज़्यादा संभावना हो, जहाँ पर इस तरह की समस्या हो, स्वास्थ्य से समस्या हो, जहाँ पर किसी की जान में बल आ जाए, यहाँ पर राजनीति की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो सभी को मिल बैठ के ही इस समस्या का समाधान करना है, सभी को सचेत होकर ही इस समस्या का समाधान करना है। और हम चाहेंगे, क्योंकि जो तंत्र है वो सरकार के पास है,
जितना ज़्यादा सहयोग विपक्ष उनको कर सकता है वो करेगा, और जितना ज़्यादा वो जो कमियां अभी भी रहेगी, समय बहुत है, अभी भी थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है, उसमें सरकार जितने त्वरित होकर उस कमियों को पूरा करेगी उतना ही अच्छा होगा इस उत्तराखंड के लिए। ठीक है, प्रेम पंचोली। मैं तो यही कहूँगा कि जिस कारण से जल भराव की समस्या बढ़ रही है उस कारण को ढूंढना पड़ेगा, और वो कारण जिसने पैदा किया है उसका नाम का पता हमारे धामी जी को तो नहीं है, मुख्यमंत्री को नहीं है उनका नाम का पता, लेकिन संधू साहब जो रिटायर हो गए वो दोबारा उनको कुछ काम दिया गया और उनको पता है, नगर अधिकारी को पता है, मुख्य सचिव को पता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पता है, आर राजेश कुमार को पता है, जितने भी सचिव है सबको पता है कि ये जल भराव किस व्यक्ति ने करवाया। तो कृपया मीडिया में आकर उसका नाम बताए तो समाधान हम कर लेंगे। ठीक है, राजेश जी आप भी शॉर्ट में एक फाइनल कमेंट दे दीजिए। और रवि जी, मैं आज की स्वस्थ और सकारात्मक डिबेट के लिए आपका विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही मैं जितने भी अपने व्यूअर्स हैं या इस प्रदेश के हमारे सम्मानित देवतुल्य जनता है उन सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता के साथ निभा रही है। आप लोगों की सुरक्षा के लिए अस्पताल में हो या कर्मचारियों की व्यवस्था हो, सरकार ने सुनिश्चित की हुई है। इसके साथ ही जितनी बातें हमारे सभी साथियों ने कही है, मैं कहना चाहता हूं कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ से भी की जाती है, तो साफ सफाई का ध्यान रखें। हफ्ते में कम से कम एक बार ही अपने छतों के आसपास कहीं पे भी पानी या नदी आपके बराबर के नालों में नालियों में अगर किसी तरह का पानी हो रहा है तो उसको साफ करने की कोशिश करें और अपने आप को सुरक्षित करने का इस सहयोग सरकार को करें। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल, तमाम मेहमानों का स्वस्थ डिबेट में मैं बहुत शुक्रिया करूंगा। राजेश बिष्ट जी, अमरेंद्र बिष्ट जी, दीपक रावत जी, प्रेम पंचोली जी, आपने भाग लिया और अपने अपनी बात रखी। डेंगू और चिकनगुनिया एक बहुत बड़ा मसला है, जब विकराल रूप लेता है तो तमाम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस बार सरकार के भी दावे हैं कि जो व्यवस्थाएं वो पुख्ता की गई हैं। आने वाले वक्त में देखना होगा धरातल पर किस तरीके की स्थिति रहती है, लेकिन इस पूरे मसले पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि आप अगर खुद को सुरक्षित रखने के लिए इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से लेंगे तो किसी भी तरीके की आगे दिक्कतें नहीं होगी। क्वेश्चन आवर में आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।